Hello, my dear students. I hope you all are doing good. This is Ecology, Environment and Biodiversity lecture series, MCQ series. We will do a lot of MCQs because this is the most important part of any syllabus, even especially this is one line syllabus in FA और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनटी और सुपरवाइजर बैच हमने स्टार्ट किए हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसके लिए आपको WS Academy की जो ऐप है गूगल स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। Moving to question number 1. Okay, starting from question number 1. So question number 1 is the Earth Summit was organized by Earth Summit जो हुआ था एनवायरमेंट के रिलेटेड जो अर्थ समिट हुआ था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूनेस्को ने, UNCED ने, WHO ने, यूनिसेफ ने? चूज द राइट ऑप्शन एंड यस जो अर्थ समिट है वो ऑर्गेनाइज किया था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UNCED ने वो ऑर्गेनाइज किया था। अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNCED और UNCED की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और कहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज किया था? रियो दी जेनेरो में, जो कि ब्राजील में है। रियो दी जेनेरो में इसने किया था ऑर्गेनाइज, जो कि ब्राजील में है। कब? 1992 में, 1992 में ऑर्गेनाइज किया था। इसको हम रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसको रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। शाबाश। Moving forward, World Environment Day is celebrated on dash every year. हर साल World Environment Day कब मनाया जाता है? हर साल World Environment Day कब मनाया जाता है? क्या 1 मई को मनाया जाता है, क्या 5 जून को, क्या 1 अक्टूबर को या 1 दिसंबर को? चूज द राइट ऑप्शन एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 जून को। हर साल 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। World Environment Day is held each year on June 5. It is one of the principal vehicles through which the United Nations stimulates worldwide awareness of the environment and enhances political attention and action. World Environment Day 5 जून को मनाया जाता है हर साल और यूनाइटेड नेशंस इससे क्या करती है? वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाती है और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल हेड्स होते हैं कंट्रीज के, उनको भी ये एहसास दिलाती है कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है वो आप करिए, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरमेंट इंक्लूड्स, एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा? क्या एबायोटिक कंपोनेंट आएगा या बायोटिक कंपोनेंट आएगा या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट? देख लीजिए, एबायोटिक कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग एरियाज। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एनवायरमेंट के? सॉइल होता है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर होता है जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो एक पार्ट है एनवायरमेंट का। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट में आती है लिविंग बींग्स, और उन लिविंग बींग्स में क्या क्या आएगा? उन लिविंग बींग्स में आएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें प्लांट्स आएंगे, उनमें एनिमल्स आएंगे। राइट, ओके। तो आप मुझे बताएं एनवायरमेंट में क्या आएगा? एनवायरमेंट में दोनों चीजें आती है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। सो ऑप्शन डी इज राइट। और जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है ना, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है ना, तो ये ऑब्वियसली एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक डिस्क्राइब्स अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट व्हिच अफेक्ट इकोसिस्टम्स। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम होता है कि जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरेक्शन होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो हाइड्रोस्फीयर होता है पानी वाला है एरिया, पानी जो हमारे अर्थ पे है, वाटर। राइट, लिथोस्फीयर होता है सॉइल वाला। राइट, ओके। बायोम होता है जहां पे जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, या वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ होती है, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेती है, पर्टिकुलर क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेती है, जैसे डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होता है। और अगर हम देखेंगे ना, सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर और लिविंग बींग्स सारे एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे लाइफ होती है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। बायोस्फीयर इज द सिंगल लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। सिंपली बायोस्फीयर इज नोन एज द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, also known as the ecosystem, also the zone of the life on earth. Got it? Okay. For which of the following reason it is necessary to secure a large area for forest?
हमें किस रीजन के लिए लार्ज एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए? फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है? एक बड़ा एरिया हमारा फॉरेस्ट का होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का भी एक प्रोग्राम है कि जिसमें वो चाहते हैं कि 1/3 हमारा जो एरिया है ना वो फॉरेस्ट से कवर हो। सो क्यों जरूरी है ये? ऑप्शन ए, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड के लिए, मोर रेन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए? बताइए। सो ऑप्शन डी, फॉरेस्ट से इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है। कैसे? एक ही काम नहीं करता है, फॉरेस्टर्स बहुत सारी सर्विसेज हमें देते हैं। जैसे सबसे पहली बात, उससे तो जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं ना उनके लिए लाइवलीहुड उनका हैबिटेट होता है। वाइल्ड लाइफ जो होती है हमारी, उनका हैबिटेट होता है। हमारे जो जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर, वहाँ रहते हैं, उनका घर है फॉरेस्ट, राइट। दूसरा ये है कि रेनफॉल उससे होता है फॉरेस्ट से, क्योंकि ट्रांसपरेशन होती है उससे, रेन, और उससे एनवायरमेंट हमारा कूल रहता है। वो पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा सर्विसेज हमें मिलती है, नेचुरल सर्विसेज, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। सो इट इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोसिस्टम ऑन लैंड एरिया वेयर ह्यूमन बींग्स हैव ऑलरेडी डैमेज्ड मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स, स्पेशली फॉरेस्ट बायोम्स। इकोलॉजिकल बैलेंस कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। तो जितना हम फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करेंगे उतना इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें वो नगर वन हम बोलते हैं जंगल को, तो सिटीज में भी वो जंगल सिटी फॉरेस्टर्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है। So next question, among the following climatic factors which one has the least effect upon the terrestrial ecosystem? ठीक है, इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स का अगर हम देखेंगे इन ऑप्शंस में से सबसे कम इफेक्ट किसका होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे? ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन, विंड, कंडीशंस ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। चूज द राइट ऑप्शन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो जमीन पे इकोसिस्टम होता है, दूसरा होता है एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे इन ऑप्शंस में से सबसे कम असर कौन करेगा? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन B. Among the following climatic factors, wind has the least effect upon a terrestrial ecosystem. A terrestrial ecosystem is a type of ecosystem found only on biomes. 7 primary terrestrial ecosystems exist. टुंड्रा, हमारे जो 7 टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के कौन कौन से है? टुंड्रा है, टेगा है, टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है, ठीक है, ओके। Soil is eroded heavily due to deforestation. It affects the flowing of surface water badly. Which of the following is badly affected by these causes? Obviously आपको पता है जब डिफॉरेस्टेशन होती है, जब रेनफॉल होता है तो सॉइल इरोजन होता है ना, तो इसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है डिफॉरेस्टेशन से? ह्यूमन रिसोर्सेज का, इकोलॉजिकल सिस्टम का, क्लाइमेट का, लोकल प्लांट्स का। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल सिस्टम ही खराब हो जाता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं। एक तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड रहेगा। सो सॉइल इज इरोडेड हैवीली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. इट अफेक्ट्स द flowing of surface water badly. Ecological system is badly affected by these causes. An ecosystem or ecological system is the base of habitats of species. In an ecosystem, biotic things interact with abiotic beings. Deforestation leads to soil erosion, vanishing the habitats, thus damaging ecosystem. ठीक है? So next question is, what is the ecological system integrating all living beings and their relationships? ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है सारे लिविंग बींग्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, ह्यूमंस है, टोटल वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। सो बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरी दुनिया का जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि सारे लिविंग बींग्स और उनकी रिलेशनशिप्स जो होती है, इंक्लूडिंग देयर इंटरेक्शन विद द एलिमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन विच सपोर्ट्स लाइफ. दिस रियल रीम कंटेन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ. जितनी भी अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन सी लेवल, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, चेंज इन कोस्टल लाइन, ऑल ऑफ दीज. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा?
उससे जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज होता है, उससे हमारी आइस कैप्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और उससे क्या होता है, सी लेवल, सी वाटर की जो सी लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और उससे कोस्टल लाइन चेंज होती है, उससे क्रॉप पैटर्न चेंज होता है. सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. ठीक. Due to global warming, glaciers in polar regions are melting rapidly, and consequently sea level is increasing. Rapid increase in sea level lead to inundation of coastal areas by seawater changing coastline. The overall climate world over has been affected by global warming, leading to change in crop pattern. What is the cause of greenhouse effect? What is the cause of greenhouse effect? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज क्या है, होता क्यों है ग्रीन हाउस इफेक्ट? एंड यस, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, बेसिकली ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. हमारे जैसे सन से सन रेज आती हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे अर्थ पे आ जाती है, कुछ उस फिर एक पार्ट इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती है ना, वो इन वापस जाती हुई रेज को ना ट्रैप कर लेती है और वापस अर्थ की ओर भेजती है. उससे क्या हो जाता है, अर्थ हीट अप हो जाती है, तो उससे इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड shows greenhouse tendency that it allows the solar light to reach earth but does not allow it to escape back into space and leads to global warming. ठीक है. Where is the Secretariat of Conference on Biological Diversity? Conference on Biological CBD जो है ना, Conference on Biological Diversity, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? CBD, Conference on Biological Diversity का. So options here are London, Italy, Montreal, Toronto, and yes, the right answer is ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ठीक है. द सेक्रेटरीट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इन मॉन्ट्रियल, याद रख लेना. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा, ये कनाडा का बेसिकली एक जगह है. तो इसका जो CBD है ना, इसका सेक्रेटरीट भी मॉन्ट्रियल में है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट गोल्स ऑफ अर्थ समिट. जो अर्थ समिट हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में 1992 में. उसके गोल्स को सपोर्ट करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया. इट्स फंक्शंस आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज एंड वर्क कलेक्टिवली विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, which one of the following ecosystems covers the largest area of the earth's surface? इन इकोसिस्टम्स में से सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है अर्थ की सरफेस का? डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम. शाबाश. ये बहुत इजी है. अगर आपको ये भी पता होगा ना कि हमारी जो अर्थ है ना, स्फेरिकल शेप है इसकी, इस पे सबसे ज्यादा पानी है. 70% पानी है. बड़े बड़े ओशन, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, आर्टिक ओशन है ना, है कि नहीं. और कुछ जो है 30% क्या है, लैंड है. जैसे एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो बड़े बड़े जो क्या, एंटार्क्टिका है. मतलब लैंड एरियाज बड़े, 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट. तो लैंड एरिया कम है, तो सबसे ज़्यादा एरिया क्या है, ओशन का. तो दैट मीन्स मैरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा सरफेस कवर करेगी अर्थ की. ठीक है. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑकर्स 75% of the total earth area, rest part is land area. So marine ecosystem occurs the largest ecosystem in our planet, as it is only the largest part of our planet. Got it? Okay. The correct sequence in decreasing order of the albedo values of these ecosystem is, albedo होता है, ये होता है कि कितनी, जैसे सन रेज आ गई ना यहाँ से और वापस रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएंगी, उसको हम एल्बिडो बोलते हैं, जो वापस रिफ्लेक्ट होती है सन रेज. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ये होती है तो ये इसको रोक देता है. जैसे स्नो से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, स्नो से रिफ्लेक्शन वाइट है ना, जो ही वहाँ से सन रेज वो रिफ्लेक्ट होती है ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, टैगा का होगा, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन का होगा, ट्रॉपिकल डेसिडस का होगा, या टुंड्रा का होगा. आपको सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलनी है कि सबसे ज़्यादा किसका एल्बिडो है, उसके कम, उससे कम, उससे कम. ठीक है. शाबाश. तो यस, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. सबसे ज्यादा टुंड्रा, उसके बाद टेगा, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडस, उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक है.
The correct sequence in decreasing order of the albedo values of these ecosystems are tundra, taiga, tropical deciduous and tropical evergreen. Tundra region होता है ना आर्टिक रीजन जो सबसे ऊपर होता है. Okay, select the correct answer from the following. Melting of polar ice caps and subsequently rise in the sea level is the most important effect of global warming. The sea level is likely to rise by 1 meter by 2070 AD if the present level of global warming is not controlled. Statement third, all the coral islands in the world will be submerged. And statement 4, by 2044 AD, Fiji is likely to be submerged and rise in the sea level by the same year will pose a grave danger to Netherlands. Fiji है ना जापान के साइड, आपने देखा होगा वो तो आइलैंड कंट्रीज है जिनके इर्द गिर्द पानी है. तो क्या लगता है आपको इसमें क्या सही है क्या गलत है? सो ऑप्शन ए, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर राइट. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पोलर आइस जो हमारा आर्टिक, देखो ये जो पोल्स है ना हमारे, जैसे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, ये इक्वेटर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. ठीक है, जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, माइनस में होता है. यहाँ पे स्नो कैप्स, जमा हुआ स्नो होता है. ठीक है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का उतना इस आइस मेल्ट हो जाएगा. जितना आइस मेल्ट हो जाएगा उतना सी लेवल इंक्रीज होगा. जितना सी लेवल इंक्रीज होगा उतना खतरा है आइलैंड कंट्रीज को. ठीक है, जैसे जापान साइड से फ्यूजी है, नीदरलैंड्स है, उनको खतरा है. सो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Melting of polar ice caps and subsequently rise in the sea level is the most important effect of global warming. The sea level is likely to rise by 1 meter by 2070 AD if the present level of global warming is not controlled. All the coral islands in the world will be submerged by 2044 AD. Fiji is likely to be submerged and rise in the sea level by the same year will pose a grave danger to the Netherlands. Okay, moving forward. The ozone hole over Antarctica was discovered in 1975, 1985, 1978, 1987. The ozone hole over Antarctica was discovered in, and yes, the right answer is option B. 1985 में इसको डिस्कवर किया गया था एंटार्क्टिका के ऊपर. ओजोन होल हम किसको बोलते हैं? बेसिकली ओजोन जो है ये 3 ऑक्सीजन्स होते हैं मिलके, O3 इसकी फॉर्मूला है. ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर लोअर लेयर है, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर. इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है ना, ओजोन लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. जब सन रेज आती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देता है. ठीक है, और जो ये ओजोन है ना, इस लेयर की जब लेयर थिन होती है ना, उसी थिनिंग ऑफ लेयर को ओजोन होल बोलते हैं. तो एंटार्क्टिका के ऊपर देखा गया 1985 में कि वहां पे थिन हो गई ओजोन लेयर, तो ओजोन होल बोला गया. सो डिस्कवरी ऑफ द एनुअल डिप्लीशन ऑफ ओजोन अबोव द एंटार्क्टिक was first announced in a paper by Joy Furman, Brian Gardiner and Jonathan Shanklin, which appeared in Nature in May 1985. The major concerns about environment increased globally after this discovery. Okay, which of the following has maximum biodiversity? Desert, polar regions, river, tropical region. देखो डेजर्ट में तो पानी होता नहीं है, वहां पे तो अपने जो प्लांट्स होते हैं ना वो अडेप्ट करते हैं. वो अडेप्टेशन क्या करते हैं, उनके पत्ते छोटे होते हैं, उनके पत्तों के ऊपर वैक्सी लेयर होती है, वहां पे थॉर्न्स होते हैं पत्तों की जगह. तो डेजर्ट में तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं. पोलर रीजन्स में इसलिए बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, पोलर रीजन में टेम्परेचर सब जीरो होता है, सब जीरो टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आइस से ढका हुआ होता है सारा, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, बारिशें भी ज़्यादा नहीं होती है. तो रिवर पानी में तो होगा, लेकिन रिवर तो बहता हुआ हो, वो स्टैग्नेट नहीं होता है. सो मेरे हिसाब से ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है, रेनफॉल भी ठीक ठाक रहता है. सो ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रीजन होता है ट्रॉपिक्स, ये इक्वेटर वाला. ये इक्वेटर के ऊपर आप थोड़ा सा एरिया ले लो और इक्वेटर के नीचे ये जो एरिया है ना, इसमें टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक ठाक होता है, टेम्परेचर हाई होता है, उस वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होती है और रेनफॉल भी बहुत ठीक होता है. तो रेनफॉल और टेम्परेचर ही चाहिए बायोडाइवर्सिटी को ग्रो होने के लिए. तो ट्रॉपिकल रीजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. Earth's most diverse and iconic biomes is the tropical rainforest. The tropical rainforest biome has 4 main characteristics: very high annual rainfall, high average temperatures, nutrient-poor soil, and high levels of biodiversity. ठीक है, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है ब्राजील में, है ना, ट्रॉपिकल एरिया. The biosphere is the region of Earth which supports life. It includes, बायोस्फीयर में क्या क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. बताइए क्या क्या होता है इसमें? 1 and 3, 1 and 2, 1 and 4, 2, 3 and 4. And option B is the right answer. क्यों? देख लीजिए, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर,
ट्रोपोस्फेयर है ना, लोअर लेयर ऑफ ये एटमॉस्फेयर, जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसमें वेदर फिनोमेना भी होता है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ट्रोपोस्फेयर आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पे एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये सारी लेयर्स है, फिर तो ट्रोपोस्फेयर भी आता, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से फिर तो स्ट्रेटोस्फेयर भी आता। ऑप्शंस के हिसाब से हाइड्रोस्फीयर हो गया पानी वाला पार्ट, लिथोस्फीयर हो गया जमीन वाला पार्ट, और ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर की जगह ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटिक जो है वेदर फिनोमेना सारा ट्रोपोस्फीयर में होता है। सो ठीक है, बायोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ which supports light. Which supports life. It includes hydrosphere, lithosphere, troposphere. Life on earth is found in seas, oceans, on land, surface and in air. These three combine together to form biosphere, ठीक है। Of the solar energy coming into the biosphere, what percentage of it is actually used in the photosynthesis? जितनी सोलर एनर्जी बायोस्फीयर में आती है, उसका कितना परसेंटेज यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब बहुत सारी एनर्जी तो आती है सन से, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही होता है, बट उसका कितना परसेंटेज फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है? लेस देन 1, बिटवीन 1 and 15%, बिटवीन 15 and 2%, मोर देन 2। So the right answer is option D. More than 2% of the solar energy coming into the biosphere is actually used in the photosynthesis, ठीक है। Most solar energy occurs at wavelengths unsuitable for photosynthesis. तो बहुत कम 2% या उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो बाकी वेवलेंथ्स की जो एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी की वेवलेंथ्स, वो सुटेबल नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Between 98% to 99% of the solar energy reaching the earth is reflected from leaves and other surface and absorbed by other molecules, which converts it to the heat. Thus only 1% to 2% is available to be captured by plants. जो बाकी पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन होता है ना, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं लीव्स या बाकी एरियाज, तो उससे हीट अप होता है हमारा एटमॉस्फेयर। बाकी 1 से 2% या उससे थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Which of the following is least likely to be an effect of global warming? सबसे कम इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का क्या इन ऑप्शंस में से? Increased frequency of hurricanes, loss of fertile delta region as for agriculture, decreased rate of photosynthesis in vegetation, shrinking of the polar ice regions. क्या ग्लोबल वार्मिंग से ह्यूरिकेन्स फ्रीक्वेंटली आएंगे? क्या जो डेल्टा रीजन्स है ना, उस वहाँ पे जो फर्टाइल डेल्टा रीजन्स होते हैं जो सुटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के, क्या वो कम हो जाएंगे? डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, क्या फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी? श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन्स, क्या पोलर आइस रीजन्स कम होंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो जितना ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा ना, उतना आइस कैप श्रिंक होंगे, आइस कैप्स मेल्ट होंगे ना, आइस कैप कम हो जाएगा, उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ह्यूरिकेन्स आएंगे, उतना ज़्यादा जो डेल्टा रीजन है उसका फर्टाइल डेल्टा रीजन जो हमारे होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। बट ये जो ग्लोबल वार्मिंग से फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Carbon dioxide warms the earth because it is greenhouse gas in the atmosphere, but it also causes plants to provide less evaporative cooling. Okay, moving forward. El Nino is warm ocean current, sea storm, tropical disturbance, another name of typhoon. El Nino is warm ocean current, sea storm, tropical disturbance, another name of typhoon. बताइए। एल नीनो और ला नीना के बारे में आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। सो यस, इट इज नॉट एनी स्टॉर्म और एनी डिस्टर्बेंस और एनी टाइफून, इट इज अ वार्म ओशन करंट। सो एल नीनो इज वार्म ओशन करंट। एल नीना जो है स्पेनिश नेम फॉर मेल चाइल्ड, इनिशियली रेफर्ड टू एज वीक वार्म करंट और अपियरिंग एनुअली अराउंड क्रिसमस के अराउंड आती है along the coast of Ecuador and Peru and lasting only few weeks to a month or more, ठीक है। तो ये यूजुअली सदर्न अमेरिका होता है ना, यूक्रेन पीरू, उसके वो सदर्न टिप साइड से आती है एल नीना, और दूसरा है इसका ला नीना, उसका ऑपोजिट है वो, ठीक है। तो एल नीना या ला नीना आएगा, उस हिसाब से हम भी डिसाइड करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी डिसाइड करते हैं कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वॉज फॉर टुडे, दिस इज एंड ऑफ PDF, एंड इंशाल्लाह
कल हम फिर से एक और सेशन एमसीक्यूज का करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस ना करें विद एक्सप्लेनेशन आंसर्स। आपको एमसीक्यूज लॉट ऑफ मिलेंगे इंटरनेट पे, बट जो बाकी ऑप्शंस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आता है, उस पर आपको अपना पूरा फोकस लगाना होता है, तो उससे बहुत आपको प्रैक्टिस होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी बैच में ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन दैट, रजिस्ट्रेशन ऑन है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।